आज मैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आया हूँ। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स जिसको बोलते हैं। अब रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिशीलता एवं उसके अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि रासायनिक बलगतिकी में देखा जाता है कि रासायनिक समीकरण एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अग्रसर होता जाता है, अंततः अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक गतिशीलता पाई जाती है और वो गतिशीलता एक अंतर्निहित बल के अंतर्गत होता है। ऐसी कल्पना की जाती है कि उसमें एक बल होता है, इसी कारण रासायनिक अभिक्रिया में गतिशीलता होता है और वह भी अभिकारकों और उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन के रूप में ये गतिशीलता प्रदर्शित होती है रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसी को रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है और रासायनिक बलगतिकी को एक अलग शाखा के रूप में विभाजित किया गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिशीलता और साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न कारक अभिकारकों के तथा उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। उस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक लेके आए हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर या रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों एक ही चीज़ होता है। अब ये इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में किसी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद पदार्थ के सांद्रण में परिवर्तन को उस अभिक्रिया की औसत दर या औसत वेग कहते हैं। अब इसको फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अभिक्रिया का औसत वेग औसत वेग बराबर लिख सकते हैं क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें कोई उदाहरण लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया ए से बी की तरफ जा रही है, यानी इसमें ए अभिकारक या क्रियाकारी पदार्थ होगा और बी उत्पाद होगा। तो इस समीकरण के लिए औसत वेग का फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं अभिक्रिया का औसत वेग औसत वेग बराबर क्रियाकारी पदार्थ ए के लिए लिया जाएगा तो लिखेंगे ए के सांद्रण में परिवर्तन बटे
परिवर्तन में लगा समय। इसी तरह बी के रूप में भी लिख सकते हैं। बी को भी औसत वेग के फार्मूले में लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं बी के सांद्रण में परिवर्तन। परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब ये जो परिवर्तन होता है, अभिक्रिया जैसे होगी तो ए के सांद्रण में कमी आएगी और बी के सांद्रण में वृद्धि आएगी, यानी उसका सांद्रण बढ़ता जाएगा। जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ए का सांद्रण घटेगा और बी का सांद्रण बढ़ेगा। तो परिवर्तन की जगह लिख सकते हैं ए के सांद्रण में जो परिवर्तन है उसको लिख सकते हैं कमी के रूप में लिख सकते हैं, कमी यहाँ दिखा सकते हैं। और बी के सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसको वृद्धि के रूप में दिखा सकते हैं, तो कोष्ठक में लिख सकते हैं वृद्धि। तो ये है सूत्र रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर या औसत वेग के लिए। इसमें दोनों क्रियाकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों के सांद्रण को दर्शा सकते हैं। तो ये था अभिक्रिया की औसत दर या औसत वेग। अब इसके बाद आगे अभिक्रिया आते हैं अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये तात्क्षणिक दर क्या होता है कि किसी निश्चित क्षण अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहा जाता है। तात्क्षणिक दर का मतलब होता है किसी क्षण बहुत ही अल्प समय में जो अभिक्रिया का औसत वेग होता है उसी को उसका तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अब इसमें देखिए तात्क्षणिक दर और औसत वेग या औसत दर दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो औसत दर होगा किसी निश्चित समय अंतराल, यानी जो समय होगा वो थोड़ा समय का अंतर थोड़ा अधिक होगा, काफ़ी अधिक होगा। लेकिन इन अभिक्रियाओं में ऐसी स्थिति जिसमें बहुत कम समय का अंतर हो, ये समय अंतराल नहीं ज़्यादा, एक समय से दूसरे समय के बीच का अंतराल नहीं लिया जाएगा। ये किसी भी क्षण कोई एक समय के लिए निश्चित क्षण के लिए अभिक्रिया के वेग जब पूछा जाता है तो उसी को उसकी तात्क्षणिक दर कहा जाता है। तो यहाँ से दोनों में हम लोग संबंध लिख सकते हैं इस तरह से कि तात्क्षणिक दर बराबर लिख सकते हैं हम लोग औसत दर यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जो समय अंतराल होता है बहुत कम रहता है इस तात्क्षणिक दर में। तो इसको दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि बहुत ही अल्प समय में या किसी भी क्षण अभिक्रिया का जो औसत दर होता है वही उसका तात्क्षणिक दर कहलाता है। अब यहाँ कोई उदाहरण लेके अभिक्रिया लेके इसका समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कोई इसके लिए लिख सकते हैं इसमें कि बी में जो परिवर्तन होता है सांद्रण में कमी होगी और जो सी और डी में उस सांद्रण में वृद्धि होगी, इसलिए इसको चिन्ह के साथ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पर ऋणात्मक चिन्ह दिखा सकते हैं ए और बी पर, उन दोनों पर धनात्मक दिखा सकते हैं। और इसमें सांद्रता का अनुपात भी दिखाएंगे 1/B 1/C 1/D, इस तरह से दिखाएंगे। अब ये सांद्रता का ये इनके मोल की संख्या का ये अनुपात आ जाता है, क्योंकि एक मोल के लिए निकाला जाएगा कोई भी फार्मूला या समीकरण लिखा जाता है एकांक से शुरू किया जाता है। यहाँ ए मोल दिया है तो एक मोल के लिए इतना होगा, तो ए मोल के लिए उसका अनुपात निकाल देंगे।
1/A कर देंगे, 1/B करेंगे, 1/C, 1/D। तो ये उस अभिक्रिया को हो गया ताक्षणिक दर, यानी बहुत ही कम समय के अंतराल जो अभिक्रिया का औसत वेग होता है उसी को ताक्षणिक दर कहा गया है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसकी औसत दर को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, तो उसमें देखा गया है कि 5 मुख्य कारक होते हैं। पहला अभिकारकों की प्रकृति, दूसरा अभिकारकों का सांद्रण, तीसरा ताप, चौथा उत्प्रेरक की उपस्थिति, पांचवा सतह क्षेत्रफल। तो पहला इसमें ये समझा जाए इसको अभिकारकों की प्रकृति, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें उपस्थित जो अभिकारक पदार्थ है या उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी यदि वे पदार्थ अधिक क्रियाशील हों या उनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक हो तो रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर बढ़ जाती है, और यदि क्रियाशीलता कम है तो रासायनिक दर घट जाती है। दूसरा है अभिकारकों का सांद्रण, यानी उन पदार्थों के सांद्रण अर्थात दिए गए आयतन में उनके मोलों की संख्या या दिए गए मात्रा में उसके मोलों की संख्या या उनके अणुओं की संख्या यदि अधिक होगी तो उसका सांद्रण अधिक माना जाता है, तो उस अवस्था में उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यदि सांद्रण कम होगा तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। या उसको विलयन की अवस्था में लिया जाएगा तो देखा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया का सांद्रण जितना अधिक से अधिक होगा, सांद्रण जितना अधिक से अधिक होगा उसके अभिक्रिया की दर उतना अधिक रहती है, और सांद्रण कम रहता है तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। फिर तीसरा ताप पर, तो किसी दिए गए ताप पर या दिए गए ताप पर अभिक्रिया की जो दर होती है वो निश्चित होती है, लेकिन जैसे उसका ताप बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, यानी उसकी दर बढ़ जाती है, और ताप घटाने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। चौथा उत्प्रेरक की उपस्थिति, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अच्छा उत्प्रेरक उपस्थित है या उचित उत्प्रेरक उपस्थित है तो उस अभिक्रिया की दर सामान्यतः बढ़ जाती है। फिर पांचवा आता है सतह क्षेत्रफल, यानी जो अभिकारक पदार्थ है, दिया गया अभिकारक पदार्थ है उसके सतह का क्षेत्रफल यदि अधिक रहता है तो उसके अभिक्रिया की दर अधिक रहती है। अर्थात अभिकारक पदार्थ के सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो उस पर जो दूसरा पदार्थ होगा अभिकारक पदार्थ उसके सतह पर अधिक से अधिक अणुओं की संख्या उस पर वितरित हो सकती है, जिससे उसकी औसत दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की औसत दर बढ़ जाती है। तो ये 5 कारक थे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले थे। अब इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया का वेग नियम, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग नियम क्या कहलाता है कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का दर उसके अभिकारकों के सांद्रण के निश्चित घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि A + B gives C + D, तो इसमें वेग नियम के अनुसार लिख सकते हैं हम लोग किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया की दर को लिख दिया रेट, ये अनुक्रमानुपाती होता है इन अभिकारकों के सांद्रण की एक निश्चित घात के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे A लिख दिए, A का सांद्रण हो गया और B का सांद्रण हो गया, और ये A के P घात के सांद्रण पर निर्भर करता है और B के Q घात के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो वेग नियम के अनुसार लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती A के पावर P B के पावर Q। अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, रेट बराबर आ जाता है K स्मॉल k
ए के पावर पी बी के पावर क्यू। तो यही जो समीकरण कहलाता है इसे कहते हैं वेग नियम बोला है। अब इस वेग नियम में यहाँ के को वेग स्थिरांक बोला जाता है या वेग नियतांक बोला जाता है। अब इसमें वेग समीकरण से अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के किस सांद्रण पर निर्भर करती है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो अभिक्रिया का वेग नियम होता है या इसको वेग समीकरण भी कहा जाता है, तो ये जो वेग समीकरण होता है यह पूर्ण रूप से प्रायोगिक होता है, यानी प्रयोग पर आधारित होता है। प्रयोग के द्वारा ही ये संबंध ज्ञात किया जा सकता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के किस घात पर निर्भर करती है और उसी के द्वारा हम लोग वेग समीकरण निर्धारित कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग नियम में निहित अभिकारक विशेष के सांद्रण के घात को अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक विशेष के सांद्रण के घात को अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है तथा अभिकारक सभी अभिकारकों के सांद्रण के घातों को योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। अब इसको हम लोग समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक रासायनिक समीकरण दिया गया है A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट। मान लीजिए A की सांद्रता या मोल की संख्या A है, B है और C का स्मॉल c है। मान लीजिए कि इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम के अनुसार मुझे वेग समीकरण जो प्राप्त होता है इस तरह से है कि रेट बराबर के A के घाते P B के घाते Q और C के घाते R। ये वेग नियम है और वेग नियम में निहित जो अभिकारक है A B C, अब इनकी सांद्रता का जो घात है P है Q है R है। जैसे किसी भी अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि पूछा जाएगा, जैसे A के सापेक्ष अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि तो P बताएंगे, अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि Q हो जाएगा, अभिकारक C के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि R हो जाएगा और अभिक्रिया की कुल कोटि बताया जाएगा तो तीनों का योग कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं अभिक्रिया की कुल कोटि बराबर P प्लस Q प्लस R, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो अभिक्रिया की कोटि होता है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं और वो महत्वपूर्ण बातें दो हैं। पहला इसमें बताया जाता है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह पूर्ण रूप से प्रायोगिक मान होती है, प्रयोग पर आधारित होता है। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में निहित अभिकारकों के स्टोइचियोमेट्रिक मानों द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती या उनके मानों पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात कोई भी रासायनिक समीकरण देख के उसकी कोटि नहीं निर्धारित कर सकते। रासायनिक समीकरण देखेंगे तो उसमें उसकी मोलों की संख्या प्रदर्शित रहेगा, तो उसके द्वारा उसकी कोटि निर्धारित नहीं कर सकते। ये प्रयोग पर आधारित अभिक्रिया की वेग नियम या वेग समीकरण लिखेंगे और उसमें अभिकारकों की जो सांद्रता होगी वह किस घात पर निर्भर करेगी। अब उन सांद्रण के घातों के अनुसार अभिक्रिया की कोटि निर्धारित होगी। इसलिए कहा जाता है पहला महत्वपूर्ण बात होती है या बिंदु होता है कि जो अभिक्रिया की कोटि होता है वह पूर्ण रूप से प्रायोगिक मान होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में उपस्थित
अभिकारकों के स्टैसियोमेट्रिक मानों पर निर्भर नहीं करती। दूसरा महत्वपूर्ण बात है अभिक्रिया की कोटि के संबंध में, जो अभिक्रिया की कोटि होती है प्रायः पूर्णांक होता है, लेकिन कभी कभी इसका मान शून्य भी होता है और प्रभाज्य भी होता है, प्रभाज्य के रूप में यानी भिन्न के रूप में भी।